नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है अनेजास अकेडमी के यूट्यूब चैनल तरुण अनेजा क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 11th का लेक्चर नंबर 1, जो कि हमारा होने वाला है बिजनेस स्टडीज का, जिसमें आज हम बात करेंगे अपने चैप्टर नंबर 1 से। 2023-2024 का ये कोर्स स्पेशली डिज़ाइन में आपके लिए कर रहा हूँ और ये आज से हम अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं, जिसे हम जाके अंत करेंगे इस कोर्स के एंडिंग में। बिल्कुल लास्ट तक आपको यहाँ पे मैं वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा इस कोर्स की, तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिएगा। और मेरे को अगर आपको सपोर्ट करना है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक कीजिएगा और बेल आइकन को हिट कीजिएगा, ताकि ऐसी रेगुलर वीडियोस जो मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ वो आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, चैप्टर नंबर 1 है बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। आगे बढ़ने से पहले बिजनेस स्टडी के इस कोर्स में हमें ये जान लेना बहुत जरूरी है कि बिजनेस का मतलब क्या है। यहां पे जो मैं आपको बिजनेस का मतलब बता रहा हूं वो सबसे पहले आपको मैं एक जनरल मीनिंग बता रहा हूं। सूनर और लेटर इसी लेक्चर के अंदर आपको मैं बिजनेस का आज का मॉडर्न मीनिंग भी बताऊंगा, बट सबसे पहले शुरुआती तौर पे अगर देखें तो बिजनेस को कैसे एक्सप्लेन किया जाता था उसको देखते हैं। बिजनेस का मतलब होता था बिजी प्लसनेस, बिजी रहना। आप जब किसी ना किसी एक्टिविटी में बिजी रहते हैं वही बिजनेस है। जैसे मैं यहाँ पे लेक्चर बना रहा हूँ पंखा बंद करके ताकि शोर ना आए, तो ये बिजी रह रहा हूँ मैं एक पर्टिकुलर एक्टिविटी में। दिस इज व्हाट वी कॉल, दिस इज माय बिजनेस। आपका बिजनेस है कि आप अपने घर पे पढ़ें, बैठें, अपने घर पे जो आपको होमवर्क मिलता है स्कूल का वो करें, ये आपका बिजनेस है। अच्छा खाना खाएं, ये आपका बिजनेस है। बीइंग अ स्टूडेंट, ये एक स्टूडेंट लाइफ में एक स्टूडेंट का बिजनेस है। पेरेंट्स का बिजनेस है कि वो अपना लाइवलीहुड चलाएं, अपने फैमिली को एक अच्छा स्टैंडर्ड प्रोवाइड करा सकें, एक अच्छी एजुकेशन, एक अच्छा लाइवलीहुड दे सकें। तो हर एक व्यक्ति का एक बिजनेस होता है। तो डूइंग समथिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस, अगर आप कोई चीज रेगुलर बेसिस पे करते हैं वो बिजनेस है। ये मैंने बताया एंशिएंट मीनिंग है, और ऐसा नहीं है बिजनेस की अभी ये रिसेंटली डेवलप कोई हुई चीज है, ऐसा नहीं है। बिजनेस हमारी कंट्री में रेगुलर बेसिस पे कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी लोग स्टार्टिंग से करते आए हैं। पहले तो कुछ एग्जांपल समझते हैं। कौन कौन लोग होते हैं एंगेज बिजनेस में? टीचर्स, जो टीचिंग एक्टिविटी में एंगेज रहते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस। ब्लैकस्मिथ यानी कि लोहार, डॉक्टर्स, आर्टिजन्स जो हस्तशिल्प होते हैं, हाथों से अपने चटाइयाँ बनाने वाले, मैट बनाने वाले, दरियाँ वगैरह ये सब बनाने वाले, तो ये भी अपने आप में एक बिजनेस कर रहे थे। अब अगर हम बात करें बिजनेस एक्टिविटीज की, तो इट हैव बीन डन सिंस एंशिएंट एरा। सदियों से हमारे यहाँ पे चलता आ रहा है बिजनेस, ऐसा नहीं है ये कोई आज की चीज है। सो ऑफ कंट्री, हमारी कंट्री में, एंड द इनकम रिसीव्ड फ्रॉम दी सच ट्रांसफर्स वर यूज्ड फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट। जी, बिजनेस एक्टिविटीज में एंगेज रह के लोग जो पैसा कमाते थे उसे वो क्या करते थे? इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए फर्दर यूज करते थे। अगर हम बात करें कुछ हमारे एंशिएंट टाइम से ही कुछ ट्रेड सेंटर डेवलप हुए थे, और वो डेवलपमेंट कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्रा, पेशावर जो आज की डेट में पाकिस्तान में है, काफी अच्छा एक बिजनेस हब माना जाता था पहले। तक्षशिला, इंद्रप्रस्था सिटी, मिथिला की तो पेंटिंग्स सभी जानते हैं। बिहार में जो मिथिला क्षेत्र है वहां मिथिला की जो पेंटिंग्स हैं बहुत फेमस हैं। तो मिथिला आज से नहीं है कि भाई अभी डेवलप हुआ है, रिसेंट डेवलपमेंट है, जी नहीं, एंशिएंट एरा से डेवलपमेंट हुई है। मधुरम हो गया, सूरत हो गया, सूरत में आज भी कपड़े की काफी सारी मिलें हैं। सूरत में एक जगह है पांडेसारा, वहां कपड़े की मिलें हैं, काफी ज्यादा बड़े लेवल पे मिले हैं। तो ये कोई आज की रीसेंट डेवलपमेंट नहीं है, ये एंशिएंट टाइम से ही चलती आ रही डेवलपमेंट है। तो बिजनेस कोई ऐसा वर्ल्ड नहीं है जो कि हमने आज फर्स्ट टाइम सुना है या फिर अभी ये रीसेंट डेवलपमेंट है, नहीं। बिजनेस की ये डेवलपमेंट हमारे कंट्री में एंशिएंट एरा से देखने को मिल रही है। सो आगे बढ़ने से पहले प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखिए जी, एंशिएंट टाइम से जैसा मैंने आपको बताया बिजनेस की एक्टिविटीज होती आ रही थी, उसका सबसे बड़ा प्रूफ है हमारी कंट्री में यूज होने वाला एक इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है ह्यूंडी। ह्यूंडी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमारे कंट्री इंडिया में एंशिएंट टाइम से पिछले कई दशकों से ये यूज होता आ रहा है। दशक ना कहकर शताब्दी कहना ठीक होगा। सन 1500 ईस्वी से ह्यूंडी जो है ट्रेड में, व्यापार में इस्तेमाल में लाया जाने वाला डॉक्यूमेंट है। आइए जान लेते हैं ये है क्या। सो इट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज, लेन देन का एक जरिया है ये, जो कि यूज किया जाता था इन ओल्ड टाइम्स विच इन्वॉल्व्ड अ कॉन्ट्रैक्ट। पुराने टाइम से यूज होता आ रहा था ये, जिसमें एक कॉन्ट्रैक्ट यानी आप कह सकते हो एक समझौता इन्वॉल्व होता था। दैट वारंट्स दी पेमेंट ऑफ मनी, जो दावा करता था कि जो पेमेंट ऑफ मनी है, पैसे का लेन देन है, वो होगा। अगर फ्यूचर में पैसा लेना है या फ्यूचर में पैसा देना है, ऑन द स्पॉट पैसा दे दिया, ले दिया, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि उधार की ट्रांजैक्शन में इसे प्रयोग में लाया जाता था।
अ प्रॉमिस और ऑर्डर विच इज अनकंडीशनल, इसमें एक प्रॉमिस होता था या एक तरह का किसी को ऑर्डर किया जाता था कि आप हमें पैसा देंगे, विच इज अनकंडीशनल। अनकंडीशनल का मीनिंग अभी मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगा, एंड यहां पे हम मार्क कर देते हैं, अभी इसे हम लेटर ऑन देखेंगे। एंड इट कैन बी एक्सचेंज थ्रू ट्रांसफर बाय वैलिड नेगोशिएशन। अब इस पे बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए जैसे यहां पे मैंने एग्जांपल दिया है एक, इस चीज को समझने के लिए ये एक एग्जांपल है। मान लो ए ने गुड्स बेचा वर्थ ₹10,000 का, किसको? मिस्टर बी को। मिस्टर बी कौन हो गए? हमारे बायर। ए ने गुड्स बेचा, ए हो गए मिस्टर सेलर, मिस्टर ए हो गए यहां पे हमारे सेलर, बी हो गया हमारा बायर, इसने गुड्स खरीदा है। अब यहां पे बी ने प्रॉमिस किया है कि मैं आपको पैसा आज से 60 डेज बाद दूंगा। आफ्टर 60 डेज, आफ्टर 60 डेज, अभी ऑन द स्पॉट पेमेंट नहीं गई है, 60 दिन बाद देने का वादा किया है। तो यहां पे वादा किया यानी एक प्रॉमिस हो गया, यहां एक प्रॉमिस हो गया। हो सकता है यहां पे ये कंडीशन ऐसे होती, ए ऑर्डर करता बी को कि आप मुझे 60 दिन बाद पैसा देंगे, तो ये एक ऑर्डर हो जाता है। अगर बी खुद से कह रहा है मैं पैसा दूंगा, वो एक प्रॉमिस है। अगर ए कह रहा है कि आपको ये पैसा देना पड़ेगा, तो वो एक ऑर्डर की तरह लेंगे हम। अब यहां पे इधर मैंने वर्ड बताए थे कुछ कि ये एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है या अनकंडीशनल प्रॉमिस होता है। बी पेमेंट देते समय कोई कंडीशन नहीं लगाएगा कि मेरे अकाउंट में पैसा होगा मैं तो ही दूंगा, मेरे खेत खलियान है उनकी फसल अच्छी हुई कटेगी तभी मैं पैसा दूंगा, मेरे जानवर जो है मैंने जो पाल रखे एनिमल हस्बेंड्री करता हूं मैं, मिस्टर बी का ऐसा कहना है, तो अगर वो अच्छा दूध उस समय देंगे तो मैं आपको पेमेंट करूंगा। ये सब बहाने नहीं चलेंगे, ये बहाने, ये कंडीशंस होती हैं, ये इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए। बी ने कहा है पैसा देगा 60 दिन बाद, तो वो देगा ही देगा। अब यहां पे इधर ये जो बोला गया है कि ये एक इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, ये लिखित में बनाया जाने वाला इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि ओरली नहीं होगा। यूज इन ओल्ड टाइम मैं बता चुका हूं, कॉन्ट्रैक्ट हो गया ये आपस में दोनों का। एंड इट कैन बी एक्सचेंज थ्रू ट्रांसफर बाय वैलिड नेगोशिएशन। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो ठीक है, ये मिस्टर सी कौन है यहां? हो सकता है कि ए बोले बी को कि आप मुझे पेमेंट ना करके आप थर्ड पार्टी मिस्टर सी को दे देना पैसा। ए जो है उसने ह्यूंडी दे दी है सी को। अब सी जो है 60 दिन बाद बी के पास इसे प्रेजेंट करेगा और बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सी को इसके बदले पेमेंट करेगा। यहां पे मिस्टर सी कहलाए पेई, राइट, जिसे पैसे मिलेंगे। और ह्यूंडीज आर कवर्ड इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। क्या मतलब है? आज की डेट में आप 11th क्लास की अकाउंटेंसी में पढ़ेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज नाम का चैप्टर, बिल्स पढ़ेंगे उसमें, प्रोमिसरी नोट्स पढ़ेंगे उसमें, तो वो सब कवर्ड होते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में, जो लीगल तौर पे आज की डेट में इस्तेमाल में लाए जाते हैं ट्रांजैक्शंस में। साथ ही ये जो ह्यूंडीज का सिस्टम है सदियों से जो चलता आ रहा है वो भी इसमें कवर होता है। लास्ट में एक लाइन लिखी है अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, जब तक कुछ कहा ना जाए। अगर पार्टीज ने आपस में ये बात पे मेंशन कर रखा है डॉक्यूमेंट के अंदर ह्यूंडीज में कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में से कवर नहीं करना, और दोनों इस चीज पे एग्री करती हैं, तो ये कवर नहीं होगा। अगर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है तो ये कवर किया जाएगा। एक छोटी सी चीज है, इट इज अवेलेबल इन वेरियस वर्नाकुलर। वर्नाकुलर का मतलब होता है लोकल, ये कई लोकल लैंग्वेजेस में बनाया जाने वाला डॉक्यूमेंट था। ऑब्वियसली इनिशियल डेज में 1500 ईस्वी के आसपास, 1600 ईस्वी के आसपास हमारे देश में कई तरह की भाषाएं बोलने वाले लोग थे, तो ये इसलिए कई लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। ह्यूंडी वर्ड कम फ्रॉम अ संस्कृत मीनिंग विच टू कलेक्ट। ह्यूंडी जो वर्ड आया खुद में ये संस्कृत वर्ड से निकला है, संस्कृत ओरिजिन का वर्ड है ये, जिसका मीनिंग होता है कुछ प्राप्त करना, कुछ कलेक्ट करना। ऑब्वियसली जब सामने वाला व्यक्ति ह्यूंडी जो है वो प्रेजेंट करेगा, जैसे ए ह्यूंडी प्रेजेंट करेगा तो इसे कुछ कलेक्शन होगी, दैट इज मनी। सी जब ह्यूंडी प्रेजेंट करेगा मिस्टर बी के सामने तो उसे पैसा मिलेगा मिस्टर बी से, एंड दैट इज टू कलेक्ट समथिंग। हाँ जी, अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ह्यूंडीज की। तो ह्यूंडीज कितने तरह की होती हैं दोस्तों? दो तरह की ह्यूंडीज होती हैं। एक होती है हमारी दर्शनी ह्यूंडी, एक होती है हमारी मुद्दती ह्यूंडी। दर्शनी ह्यूंडी का मतलब होता है विच इज पेएबल एट साइट। एट साइट का मतलब है कि जो सेलर है, जिसने गुड्स बेचा, उसको पेमेंट आएगी 60 दिन, 70 दिन, 30 दिन, जो भी टाइम पीरियड डिसाइड हुआ है उस टाइम पीरियड के बाद। तो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराए
बायर के पास जाके उसे बोले ये लीजिए डॉक्यूमेंट, ये मैं आपको दिखाता हूं और मुझे इसके बदले आप अब मुझे पैसा दीजिए। तो एट साइट आपको दिखाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट, प्रेजेंट करना पड़ेगा आपको। जब तक आप प्रेजेंट नहीं करोगे आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। ऐसी काइंड ऑफ हुंडी कहलाती है दर्शनी हुंडी। दर्शनी, आपको दर्शन दिखाने पड़ेंगे उस हुंडी के। दूसरा है मुद्दती। मुद्दती का मतलब है मुद्दत। मुद्दत का मतलब होता है टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड यहां क्या है? ऐसी हुंडी विच इज पेबल आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड। यहां ये कंडीशन होती है कि एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट जिसके बिहाफ पे पेमेंट का लेन देन होगा वो एक फिक्स्ड टर्म के बाद ही होगा। वो फिक्स्ड टर्म मेंशन होती है डॉक्यूमेंट के अंदर। यहां आपको एक बात बता दूं, ये जो दर्शनी हुंडी है ये एक डिमांड नोटिस होता है। डिमांड नोटिस। डिमांड नोटिस का मतलब है कि सेलर कभी भी डिमांड करेगा, बायर को पेमेंट करनी पड़ेगी, जबकि ऐसा यहां नहीं है। ये टाइम पीरियड के हिसाब से चलता है। यहां थोड़ी सी सेंस ऑफ सिक्योरिटी है बायर को, उसको पता है कि मुझे एक फिक्स टर्म बाद ही पेमेंट देनी है। यहां पे उसकी जान हमेशा गले में अटकी रहेगी, कभी भी सेलर आगे पेमेंट मांग सकता है। तो एक तरह से देखा जाए तो यहां टाइम पीरियड को लेके बात होती है, इसलिए इसको टाइम नोटिस भी कह देते हैं। ये एक फिक्स टाइम के बाद ही इसके पेमेंट का लेन देन होता है। चलिए, अब दर्शनी में आगे 4 पार्ट्स के आप कह सकते हैं हुंडीज हैं, और मुद्दती में भी 3 तरह के हुंडीज हैं, जिसे नाम दिया जाता है धनी जोग, शाह जोग, देखनकर जोग और फरमान जोग। ये है हमारी दर्शनी हुंडीज के 4 टाइप। एक एक करके समझते हैं। देखिए, धनी जोग वो जोग है, वो टाइप ऑफ हुंडी है जो कि पेएबल टू अ पर्सन एंड नो लायबिलिटी ओवर हु रिसीव पेमेंट। यहां धनी जोग में पैसा जो होता है एक पर्टिकुलर पर्सन को मिलेगा, जो भी स्पेसिफिकली बताया गया होगा बाय द सेलर। सेलर ने कहा है कि मुझे मिलना है तो मुझे मिलेगा। बियरर यानी जो डॉक्यूमेंट दिखाएगा उसको मिलेगा। जैसे मैंने आपको अपने अभी प्रीवियस एग्जांपल में बताया था कि मिस्टर सी जो थे पेई फर्म, ये आपका सेलर ए ने क्या कहा था कि सी को पेमेंट दी जाएगी, तो फिर बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी सी को पेमेंट देने की बनती है, जो कि बायर थे। तो यहां एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है? नो लायबिलिटी ओवर हु रिसीव्ड पेमेंट। एक बार जिसको पेमेंट आ गई अब उसकी कोई लायबिलिटी नहीं बनती किसी भी तरह की। कोई एज सच ये नहीं है कि पेमेंट देते समय आपको कुछ ऑब्लिगेशंस मेट आउट करने, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी चीज शाह जोग। शाह क्या थे? शाह आप यूं समझो कि हमारे एंशिएंट टाइम में बड़े बड़े जमींदार लोग थे, शाह, जो सरनेम शाह यूज करते थे। अब ऐसे प्रिविलेज क्लास के लोग थे कि इंडिया में जब लोग उन शाहस के पास जाते थे पेमेंट लेने के लिए, तो वो उनको प्रोवाइड कराते थे, पैसे देते थे बाय वे ऑफ लोन्स, और बदले में वो उन्हें ऑर्डर करते थे कि आपको हमें ये पेमेंट एक टाइम बाद या अदरवाइज जब हम मांगेंगे तब हमें देनी होगी। तो ऐसी कंडीशन में पेएबल टू अ स्पेसिफिक पर्सन, यहां पे जो स्पेसिफिक पर्सन है वो कौन है? रिस्पेक्टेबल। तो जो भी व्यक्ति पैसे लेके जाएगा शाहस से या शाहस के रेफरेंस के थ्रू, तो वो पैसे वापस शाह को देगा। यानी कि ये पैसा आपको किसको देना है रिटर्न में? इन डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पे, शाह जोग के बिहाफ पे। रिस्पेक्टेबल पर्सन वो खुद में शाहज हैं, कोई एक अच्छी कैटेगरी के लोग हैं, वो अमीर कैटेगरी आप समझ सकते हो। एंड लायबिलिटी ओवर हु रिसीव्ड पेमेंट। जो पेमेंट लेके जाता है, जो लोन लेके जाता है, उसके ऊपर एक लायबिलिटी रहती है कि उसे पैसा अदा करना है। तीसरी है फरमान जोग। फरमान नाम से पता लग रहा है, फरमान मतलब ऑर्डर। जिन्होंने भी पुराने टाइम के कुछ एपिक शोज देखे होंगे उनको पता होगा, फरमान जारी कर दिया, ऑर्डर जारी कर दिया। तो सामने वाला व्यक्ति यानी कि मिस्टर ए जब कभी भी ऑर्डर करेगा आपको वो पेमेंट देनी पड़ेगी। दैट इज कॉल्ड ऑर्डर्ड हुंडी, यू कैन से। अब आगे बढ़ते हैं मुद्दती टाइप ऑफ हुंडीज पे। अच्छा देखो, यहां एक नोटिस करने वाली चीज है, मुद्दती में भी और दर्शनी में भी धनी जोग और फरमान जोग दोनों में कॉमन है। यस, देखते हैं धनी जोग यहाँ पे क्या है? सेम है, पेएबल टू एनी पर्सन। जैसे वहां था पेएबल टू एनी पर्सन, नो लायबिलिटी ओवर हु रिसीव पेमेंट, नो लायबिलिटी ओवर हु रिसीव पेमेंट। तो सर फर्क क्या है? फर्क है, मैंने आपको बताया था, दर्शनी में आप कभी भी डिमांड कर सकते हैं, डिमांड नोटिस होता है, जबकि मुद्दती वाले क्या होते हैं? टाइम के हिसाब से चलते हैं। यहां पे फिक्स टर्म होती है। यहां पे धनी जोग में जो मुद्दती कैटेगरी का है, सामने वाला बंदा आएगा पैसे लेने, बट एक निश्चित समय बाद। यहां वो कभी भी मुंह उठा के पैसा लेने आ सकता है। तो ये फर्क है। सिमिलर एस्पेक्ट में यहां पे भी है कि पेएबल टू ऑर्डर, बट एक फिक्स टर्म के बाद। यहां ऑर्डर आप कभी भी कर देंगे, यहां एक फिक्स टर्म के बाद करेंगे। एंड लास्ट जोखमी। जोखमी क्या है? ये कैटेगरी सिर्फ मुद्दती में आती थी। इसमें होता था कि ड्रॉन अगेंस्ट डिस्पैच गुड्स।
जो गुड्स बेसिकली समुंदर के रास्ते से या कोई किसी वाहन के जरिए पहुंचाया जा रहा है सेलर से बायर को। अब रास्ते में क्या होता है, लॉस इन ट्रांजिट के चांसेस होते हैं, स्पेशली समुंदर के रास्ते में जहाज डूब सकता है, सी पायरेट जो समुद्री डाकू हैं वो उसमें डाका डाल सकते हैं, चोरी कर सकते हैं, तो ऐसे में बायर का नुकसान होता है। सेलर तो अपना पल्ला झाड़ लेगा, भाई मैंने तो गुड्स भेजा था, बायर कहेगा भाई मेरे पास तो पहुंचा नहीं, तो बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। सेलर तो कोशिश करेगा बायर पे डालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट आप सोचिए क्या बायर का कुछ इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है? नहीं, बायर के हाथ में था ही नहीं, गुड्स उस तक पहुंचे, ये तो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि वो सेफगार्ड करके गुड्स पहुंचाए। तो ऐसी कंडीशन में एक डॉक्यूमेंट बनता था जोखमी हुंडी। उस केस में क्या होता था, उस केस में सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, जोखम रहेगा, रिस्क रहेगा। जोखम का मतलब है रिस्क, तो रिस्क सेलर का रहेगा जब तक कि गुड्स बायर तक पहुंच नहीं जाता। सो इफ गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, अगर गुड्स रास्ते में चोरी होता है, लॉस होता है, द ड्रॉर यानी कि सेलर, ड्रॉर यहां पे सेलर है, बियर्स द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड द ड्रॉई कैरीज नो लायबिलिटी। ड्रॉई की यानी कि बायर की यहां कोई लायबिलिटी नहीं होगी। तो दोस्तों दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ हुंडीज। आज हमने कवर किया बिजनेस के बारे में, मीनिंग उसका, और हमारे एंशिएंट टाइम से किस टाइप की बिजनेस क्लास ट्रांजैक्शंस होती आ रही थी, और उसमें हमने कवर किया हुंडीज के टाइप के बारे में। अब इसके बाद हम अपना लेक्चर 2 लेकर आएंगे आपके लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके मेरा उत्साह जरूर बढ़ाइएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, और बेल आइकन हिट कीजिएगा ताकि आपको हमारी फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पे मिले। थैंक यू सो मच दोस्तों।